गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स DS मीणा और अपन पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में अपन पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर में अपन ने द्रवों की गैसों में विलेयता पढ़ी थी। और द्रवों की गैसों में विलेयता जो है उसमें हेनरी का नियम आप लोगों ने पढ़ लिया था। अब हेनरी का नियम जो है वो विलेयता को किस प्रकार प्रभावित करता है इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स और उसके बाद इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, हेनरी नियम व विलेयता में संबंध। विलेयता में संबंध रिलेशन बिटवीन हेनरी लॉ एंड सॉल्युबिलिटी, ये चीज़ जो है अपन को पढ़नी है। देख लीजिए, इसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, यानी कि कोई भी जो गैस द्रव में घुल रही है उसका जो दाब है वो उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है, सीधा सीधा। क्लियर है चीज़। और जब हमने इस समानुपाती के चिन्ह को हटाया था तो हमने लगाया था P = KHXA, और ये KH आपका क्या था, हेनरी नियतांक। क्या था, हेनरी नियतांक। अब देखिए, अपन को हेनरी नियतांक को यदि रिलेट करना है तो अपन इसको इधर निकालेंगे, तो KH को आप इधर लाओगे तो P/XA आ जाएगा। क्या आ जाएगा, KH बराबर P/XA। इसका मतलब ये हुआ कि KH जो है यानी कि हेनरी नियतांक जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, मोल फ्रैक्शन के। हेनरी नियतांक जो है वो मोल भिन्न के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये हो गया कि यदि मोल भिन्न घटेगा तो KH की वैल्यू बढ़ जाएगी, और KH यदि बढ़ेगा तो मोल भिन्न जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये किस तरह से विलेयता को प्रभावित कर रहा है, देखिए XA क्या है, मोल भिन्न किसके, गैस के। अब गैस के मोल भिन्न विलयन में बढ़ेंगे तो इसका मतलब उसकी विलेयता बढ़ रही है, और यदि उसके मोल भिन्न घट रहे हैं, उसकी मात्रा घट रही है, इसका मतलब वो कम घुली। तो आप डायरेक्ट ये रिलेशन लिख सकते हो कि KH का मान यदि ज़्यादा है तो विलेयता जो है वो क्या होगी, कम होगी। और यदि KH का मान क्या है, कम है, तो विलेयता जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। आपको बस ये बात ध्यान में रखनी है। किसी भी गैस के लिए, जैसे मेरे पास में है NH3 गैस और एक है मेरे पास में O2 गैस। अब NH3 गैस जो है इसके लिए KH का मान कितना है, इसके लिए KH का मान है 2.5 × 10⁻²। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, डेफिनेट नहीं है। और O2 के लिए KH जो है उसकी वैल्यू सपोज 1.2 × 10⁻1, या आप इसको कर सकते हो 1.2 टॉर। क्लियर है। अब देखिए, ये जो वैल्यू है KH की, इस वैल्यू के कंपैरिजन में क्या है, कम है, बहुत ज़्यादा कम है। इसका मतलब NH3 जो है उसके लिए KH का मान क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी जो है, विलेयता जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन O2 जो है उसके KH का मान क्या है, उसके KH का मान कम है। इसके KH का मान क्या है, कम है, मतलब कि इसके लिए सॉल्युबिलिटी जो वैल्यू है वो क्या होगी, कम होगी। आगे बात समझ में। तो इस तरह से अपन इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ पे लिख रहा हूँ इस बात को वापस। देखिए, जैसे अपने पास में O2 गैस है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गैस, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं KH की वैल्यू, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं विलेयता, सॉल्युबिलिटी। ठीक है। गैस है यहाँ पर अपने पास में O2, KH का जो मान है इसका है 2.5, और एक है अपने पास में NH3, इसके KH का मान क्या है, 1.5।
तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, इसका KH क्या है, ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, और इसका KH क्या है, कम है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बस यही बात आप लोगों को समझनी है। यानी कि जिस गैस के लिए KH का मान कम आ जाए वो गैस द्रव में क्या होगी, ज़्यादा घुलेगी, और जिसके लिए KH का मान ज़्यादा आ जाए इसका मतलब वो गैस क्या होगी, द्रव में कम घुलेगी। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको एग्जाम में 2 से 3 गैसें दे दी जाए, उनके KH का मान दे दे और आपसे पूछ ले कि इनकी विलेयता का क्रम क्या होगा, यानी कौन सी गैस ज़्यादा घुलेगी और कौन सी गैस कम घुलेगी। तो वहाँ पर आपको डिसीजन लेना है किसके आधार पर, वैल्यू ऑफ KH। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ हेनरी नियम की सीमाएं, लिमिटेशन से कुछ हेनरी नियम की। ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन में हेनरी नियम लग जाता है। हेनरी नियम के लिए क्या है, कुछ सीमाएं हैं, यदि वो कंडीशंस नहीं है तो फिर हेनरी नियम नहीं लगेगा। तो देख लेते हैं वो क्या क्या है। हेनरी नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी नियम की सीमाएं। देखिए हेनरी नियम कहाँ कहाँ नहीं लगता। पहली कंडीशन ये है कि दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। ये बात क्यों ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब अपन ने शुरू में हेनरी नियम पढ़ा था तो एक कंसेप्ट आया था कि गैस की विलेयता इस बात पर निर्भर करती है कि कितना दाब लगाया जा रहा है। जितना दाब बढ़ेगा उतनी गैस की क्या होगी, विलेयता बढ़ेगी। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि घुलने वाली गैस का द्रव्यमान डिपेंड करता है, सीधा समानुपाती होता है किसके, दाब के। अब आपको ये चीज़ माइंड में क्लियर हो गई कि यार दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बढ़ाते ही जाओ, उसकी भी एक लिमिट है। आगे बात समझ में, तो बहुत ज़्यादा नहीं करना, एक लिमिट तक ही दाब अपन को बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि अपन बढ़ा के और उसको ब्लास्ट ही कर दे कंटेनर को, इतना भी नहीं बढ़ाना। तो दाब जो है वो क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। उसके बाद दूसरी जो लिमिट है वो क्या है, दूसरी सीमा क्या है कि तापमान बहुत कम नहीं होना चाहिए। तापमान बहुत कम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब ये बात जो है इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना आपको, क्योंकि आपको तापमान के प्रभाव में ये पढ़ाया गया है कि यदि गैस को आप द्रव में मिला रहे हो और यदि आपने उसका तापमान बढ़ा दिया तो तापमान बढ़ाओगे तो गैस के कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब गैस के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो गैस के कण विलयन से बाहर आ जाएंगे, ये अपन ने पढ़ा है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम तापमान कम रखेंगे तो गैस के कण किस में घुले रहेंगे, द्रव में घुले रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम उसको जमा ही दो, फ्रीज ही कर दो बिल्कुल, कि तापमान कम करने के चक्कर में आपने क्या कर दिया, उसको बिल्कुल ठंडा ही कर दिया, अब वो घुलेगा ही नहीं। आगे बात समझ में, तो तापमान इतना भी कम नहीं करना है। क्लियर है चीज, आगे ये बात समझ में। जैसे आप चीनी को घोल रहे हो, जैसे आपने 250 ml वाटर में 10 ग्राम शुगर को ऐड किया, 10 ग्राम चीनी को आपने क्या किया, घोला। आगे बात समझ में, तो इसकी विलेयता 2 बातों पर निर्भर कर रही है। जैसे हमारे पास में पहले तो था 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, एक कंडीशन तो ये है, पहली कंडीशन है ए 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, एक कंडीशन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, और एक जो कंडीशन है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। अब जब आपने चीनी को डाला तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था या 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, रूम टेम्परेचर जो कितना रहता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आप चाहो कि आप इसको
आपने सोचा कि यार कंसेप्ट में ये बताया गया है कि तापमान यदि कम रहेगा तो जो गैस है वो आसानी से क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। यहाँ पर हम गैस ले लेते हैं जैसे O2। अब इसको आप कह रहे हो कि यदि कम तापमान रहेगा तो ये आसानी से घुलेगी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 25 डिग्री से 0 डिग्री कर दो तो वहाँ पर उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। आपको क्या करना है, बढ़ाना है तापमान, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ाना कि वो वेपर बन जाए। आगे बात समझ में? तो तापमान कम होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तीसरी लिमिट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो क्या है, वो है कि गैस का संगठन, गैस का संगठन आणविक व परमाणविक, आणविक व परमाणविक दोनों अवस्थाओं में, दोनों अवस्थाओं में अपरिवर्तित होना चाहिए, अपरिवर्तित होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? ऐसा नहीं है कि जैसे अपने पास में है H2 तो इसमें क्या है H प्लस H, तो H2 में तो H प्लस H है, लेकिन जैसे ही H बना इसमें हाइड्रोजन के जो प्रॉपर्टीज है वो है ही नहीं, तो फिर हेनरी लॉ नहीं लगेगा। हेनरी लॉ का कहने का मतलब ये है कि जब गैस जो है द्रव में घुलेगी तो वो चाहे आणविक रहे चाहे परमाणविक रहे, दोनों ही कंडीशंस में उसका संगठन जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब आगे हम देखेंगे हेनरी नियम के अनुप्रयोग। हेनरी नियम के अनुप्रयोग क्या देखेंगे, हेनरी नियम के अनुप्रयोग। अब हेनरी नियम के जो अनुप्रयोग है वो अलग अलग है और उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। तो फर्स्ट अनुप्रयोग है कि जो सोडा वाटर की या कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतल होती है उनमें CO2 फिल किया जाता है ताकि जो प्रेशर मेंटेन रहे या फिर उनका कंजर्वेशन हो सके। तो देख लीजिए, संरक्षण हो सके। तो CO2 का भरा जाना किसमें, सोडा वाटर या शीतल पेय। शीतल पेय क्या है आपका, कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, शीतल पेय। तो सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स में क्या भरी जाती है, CO2 भरी जाती है। तो वहाँ किसका एप्लीकेशन काम में आता है, हेनरी लॉ काम में आता है। बी, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो गोताखोर होते हैं, समुद्री गोताखोर जो होते हैं, समुद्री गोताखोर जो होते हैं जब समुद्र में जाते हैं, समुद्री गोताखोर जब समुद्र में जाएंगे तो नीचे देखिए, जैसे समुद्री गोताखोर जो है, ये समुद्र है, यहाँ पर गोताखोर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आराम से घूम रहा है वो। यहाँ पर जो प्रेशर है, यहाँ पर जो दाब है वो क्या है, कम है। लेकिन जब ये गोताखोर कहाँ जाएगा, नीचे जल में जाएगा, तो ये जल का दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो ब्लड है उसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
अब जब ये बाहर आएगा तो भार दाब वापस क्या हो गया, कम हो गया। अब दाब कम हो गया तो नाइट्रोजन जो है वो क्या होगी, बाहर निकलेगी। नाइट्रोजन बाहर निकलेगी तो ब्लड में क्या हो जाएंगे, बबल्स बन जाएंगे, बुलबुले बन जाएंगे। अब जब ये बुलबुले बन जाएंगे तो उस गोताखोर को बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा और इस समस्या को बोला जाता है बेंट्स की समस्या। इसको क्या बोलते हैं, बेंट्स की समस्या। तो समुद्री गोताखोर को बेंट्स की समस्या से बचाने के लिए उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन को भर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो है वो क्या है, बेंट्स की समस्या है। अब उसमें क्या है, ऑलरेडी नाइट्रोजन भरी हुई है, तो जब वो नीचे जाएगा तो वो जो इंटरनल नाइट्रोजन है वो वेपर प्रेशर जो है, अंदर का जो प्रेशर है वो क्या करेगी, मेंटेन रखेगी। तो इस वजह से उसके ब्लड में वो नाइट्रोजन जो है वो क्या नहीं हो पाएगी, मिल नहीं पाएगी। तो इस तरह से उसको किससे समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, बेंट्स की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन इसका अनुप्रयोग। नेक्स्ट अनुप्रयोग देख लीजिए, सी। पहाड़ी क्षेत्रों पर या पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ के ऊपर जो घर बने हुए होते हैं जहाँ पे इंसान रहते हैं, वहाँ पे पहाड़ों पे क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो दाब है वो क्या रहता है, वायुदाब कम रहता है। अब वायुदाब कम है तो ऑक्सीजन भी वहाँ पे क्या रहेगी, कम रहेगी। इस स्थिति में क्या होगा कि जब वहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है, जब वहाँ बड़ा होगा तो प्रॉब्लम ये होगी कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके दिमाग का भी विकास होता है, और दिमाग का विकास होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा चाहिए। लेकिन वहाँ पर तो ऑलरेडी ऑक्सीजन की क्या है, कमी है। अब ऑक्सीजन की कमी है तो उसको उसके दिमाग के विकास के समय इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन, यानी कि जितनी उसको चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। अब इतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो क्या प्रॉब्लम होगी, उसका जो पोषण है वो पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, यानी कि उसके दिमाग का जो विकास है वो पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। और जब दिमाग का विकास पूरी तरह नहीं हो पाएगा तो वो अच्छे से सोच समझ नहीं सकता, और ऐसे इंसान को हम बोलते हैं मंदबुद्धि इंसान। ऐसे इंसान क्या बोलेंगे हम, मंदबुद्धि इंसान। तो वहाँ पर मंदबुद्धिता जो है वो ज़्यादा पाई जाती है अक्सर बच्चों में। तो इस वजह से, और इस समस्या को बोला जाता है एनाक्सिया की बीमारी। इसको क्या बोलते हैं, एनाक्सिया की बीमारी। तो पहाड़ी क्षेत्रों में वायु दाब कम होने के कारण, वायुदाब कम होने के कारण वहाँ बड़े होने वाले बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। अतः उसके मस्तिष्क का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, पूर्ण विकास
नहीं हो पाता है, पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। अतः उसमें सोचने समझने की क्षमता कम रह जाती है, जिसे मंदबुद्धिता कहते हैं। तथा यह एनाक्सिया के नाम से जानी जाती है। तो ये बीमारी जो है वो किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है एनाक्सिया के नाम से। क्लियर है? बीमारी है क्या, मैंने आपको बता दिया कि जब हिली एरिया जो होता है उस पे वायु दाब कम रहता है। अब वहाँ बच्चे बड़े होंगे तो उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसके दिमाग का जो है पूरी तरह विकास नहीं हो पाएगा, और इस स्थिति में उसको क्या हो जाएगी, थोड़ी सी मंदबुद्धिता आ जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? एनाक्सिया की प्रॉब्लम बोलते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन करवा देते हैं। एक सड़े अंडे जैसी गंध वाली गैस H2S, एक गैस है H2S जिसमें गंध कैसी आ रही है? सड़े अंडे जैसी, की विलेयता 0.198 मोल प्रति लीटर है। तो इसका हेनरी नियतांक का मान क्या होगा? तो इसके हेनरी नियतांक का मान क्या होगा? एक सड़े अंडे जैसी गंध वाली गैस है H2S जिसकी विलेयता है 0.198 मोल पर लीटर। तो इसके हेनरी नियतांक का मान क्या होगा? बिल्कुल सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। देख लीजिए कैसे नहीं है दिक्कत। हल करते हैं अपन इसका। क्या करते हैं? इसका हल करते हैं। क्या? ये तो दिया गया है। क्या दिया गया है भाई? दिया गया है विलेयता। क्या दी गई है? विलेयता कितनी दी गई है? 0.198 मोल पर लीटर। और अपन को ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है KH का मान। क्या ज्ञात करना है? KH का मान ज्ञात करना है। तो कर लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सूत्र लगा दीजिए। KH बराबर
देखिए इसको अपन लिखेंगे P इक्वल टू के एच एक्स ए, तो के एच को आप इधर लाओगे तो P बाय एक्स ए। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए यहाँ पर, हमको चाहिए के एच बराबर P बाय एक्स ऑफ H2S। क्या चाहिए, x ऑफ H2S। अब x ऑफ H2S कहाँ से मिले, यहाँ से मिलेगा। कैसे, x ऑफ H2S इक्वल टू n ऑफ H2S बाय n ऑफ H2S प्लस n ऑफ H2O। तो x ऑफ H2S के लिए n ऑफ H2S है 0.198, आपको दे रखा है क्वेश्चन में, और यहाँ पर आ गया 0.198 प्लस 55.5। ये चीज़ ध्यान में रखना है, कहाँ से आया, प्रति लीटर है, प्रति लीटर मतलब 1 लीटर। तो 1 लीटर जो है उसको भाग देंगे किससे, 18 से, तो क्या आ जाएगा 55.5। ये बात लगभग 10 बार बता चुका हूँ मैं, अभी भी आप लोग भूलो तो भूलो। x ऑफ H2S बराबर कितना आ गया, 0.0035। ये क्या आ गया, मोल भिन्न। बस अब इसको यहाँ रख दो, के एच इक्वल टू पी का मान कितना लेंगे, 1 दिया ही नहीं है तो कितना लेते हैं, या तो 1 लेते हैं 100 लेते हैं। तो कितना आ गया 0.0035। तो के एच बराबर कितना आ गया 28.61। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक सड़े अंडे जैसी गंध वाली गैस है H2S, जिसकी विलेयता है 0.198 मोल पर लीटर। तो इसके लिए हेनरी नियतांक का मान क्या होगा, दिया गया है विलेयता कितनी दी गई है 0.198 मोल पर लीटर। ज्ञात क्या करना है, KH। सूत्र लगाइए, P इक्वल टू KH एक्स ए। KH निकालना तो P बाई एक्स ए। अब KH बराबर P बाई एक्स ऑफ क्या, H2S। किसके मोल भिन्न, H2S के। तो H2S के मोल भिन्न के लिए क्या करेंगे, H2S के मोल बटे H2S के मोल प्लस जल के मोल। H2S के मोल कितने दे रखे हैं 0.198 और जल के कितने हैं 55.5। तो मोल भिन्न कितने आ जाएंगे 0.0035। उनको कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे। P का मान क्या लेंगे, 1 लेंगे क्योंकि दे ही नहीं रखा, तो 1 बटे 0.0035। तो KH का मान कितना आ गया 28.61। तो ये आपका क्या हुआ फाइनल आंसर। इसमें आप यूनिट लगा सकते हो। यदि आपने इसको एटमॉस्फेरिक में लिया है तो यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक लगाएंगे, और यदि इसको टॉर में लिया है तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, टॉर लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज इतना ही पढ़ाएंगे। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।